हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसका वीडियो आज हम लेकर आए हैं सेकेंड। इसका फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी ही डाल चुका हूं। जिन फ्रेंड्स ने वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस 01 फिजिक्स विद पवन दीक्षित और उस वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इसके वीडियो फर्स्ट में हमने बात की थी, थोड़ी उसकी चर्चा कर लेते हैं। वीडियो फर्स्ट में हमने बात की थी धारिता की। सबसे पहले तो हमने धारिता को जाना, धारिता क्या होता है। उसका फार्मूला निकला था C=Q/V। एकांक वोल्ट की विभव वृद्धि के लिए दिया गया आवेश धारिता कहलाता है। उसका मात्रक आया था कूलाम पर विभव का मात्रक वोल्ट या फैरेड, इसका मात्रक फैरेड भी होता है। तो हमने धारिता पढ़ी और हमने देखा कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी विलगित आवेशित गोलीय चालक की धारिता को हमने जाना था C=4πε0K/A, जहाँ A उस गोलीय चालक की रेडियस है। इस फार्मूले को हमने जाना और हमने जाना अर्थ की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी होती है। C=4πε0K के फार्मूले से हमने जो पृथ्वी है उसकी रेडियस जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है और जो अर्थ है वो 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है और उसकी जो धारिता है वो है 711 माइक्रोफैरेड। ये हमने इस सूत्र के माध्यम से निकाला था। अर्थ की धारिता 711 माइक्रोफैरेड। और किसी आवेशित चालक की हमने ऊर्जा की बात की थी। आवेशित चालक की ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के 3 फार्मूले हमने देखे थे। U=12 QV, ½ CV², ½ Q²/C। इन 3 फार्मूले के बारे में हमने चर्चा की थी। U=12 QV, ½ CV² और ½ Q²/C। इतनी चर्चा हमने इसके फर्स्ट वीडियो में की थी। तो जो भी फ्रेंड्स ने हमारे उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं इसके सेकंड वीडियो की और इसमें हम बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर बात करते हैं कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है। क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है और आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी को रिलीज करती है। क्या हमने कहा? ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है और आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी को रिलीज करती है। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं? कंडेंसर। कैपेसिटर को क्या कहते हैं? कंडेंसर भी कहते हैं। कंडेंसर तो आप सभी ने देखा ही होगा और अच्छे से भली भांति जानते हैं। पंखे, मोटर, कूलर इत्यादि में लगा होता है। पंखे वगैरह में पीछे की साइड में सिलेंड्रिकल टाइप का व्हाइट कलर का जो कंडेंसर लगा होता है, इस टाइप में ऐसे इसमें ये 2 वायर निकले होते हैं और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिखी होती हैं। वोल्टेज 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, इस प्रकार से इसकी धारिता दी होती है। और ये व्हाइट कलर का सिलेंड्रिकल शेप का पंखे वगैरह में लगा होता है। यस, कंडेंसर। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसर। इस कैपेसिटर का नाम कंडेंसर भी है, इसे हम कंडेंसर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पंखे वगैरह में इस कंडेंसर की क्या ज़रूरत है, ये कंडेंसर की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कोई भी चीज़ है या कोई वस्तु है या यूँ कहें
कोई गाड़ी है, इसे हमें धक्का देना है, तो उस गाड़ी को स्टार्टिंग में चलाने के लिए जितने हमें फोर्स की आवश्यकता होगी, उतने फोर्स एक बार चल जाए उसके बाद हमें उतने फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। यानी स्टार्टिंग से किसी चीज़ को चलाने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होती है, अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है किसी चीज़ को स्टार्टिंग से चलाने में। तो इसी प्रकार ये जो पंखे, फ़ैन वगैरह हैं, इनको स्टार्टिंग से चलाने के लिए हमें जितने करंट की आवश्यकता होती है, एक बार वो पंखा चल जाए उसके बाद हमें इतने करंट की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टार्टिंग में हमें किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। ये ज़्यादा करंट कहाँ से हमें मिलता है? कंडेंसर से। एक कंडेंसर क्या करता है? एनर्जी को, चार्ज को कलेक्ट करता है और एक साथ हमें देता है। आवश्यकता पड़ने पर जब हम वोल्टेज को लगाते हैं तो एक साथ हमें इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देता है, जिससे हमारे फैन वगैरह चलते हैं। यानी ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर या कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है। चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, एनर्जी को स्टोर करती है और आवश्यकता पड़ने पर उस एनर्जी को रिलीज़ करती है। जब हम वोल्टेज को लगाते हैं, क्या करते हैं हम, जब वोल्टेज को लगाते हैं तो वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज़ कर देती है। तो ये है इस कंडेंसर का काम। ये जो कैपेसिटर होते हैं या कंडेंसर होते हैं, ये अनेक आकार के होते हैं, गोलाकार, वृत्ताकार, आयताकार, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कंडेंसर, समांतर प्लेट संधारित्र। तो पहले हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की, जो हमारे सिलेबस में भी है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, जो पूछा जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कंडेंसर या कैपेसिटर, तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो इस संधारित्र को बनाने के लिए हम धातु की 2 प्लेटों को लेते हैं। क्या करते हैं? धातु की 2 प्लेटें लेते हैं। एक ये इस प्रकार से धातु की 2 प्लेटें लेते हैं। ये धातु की 2 प्लेटें लेते हैं जिनके आकार आपस में समान होते हैं। समान आकार की धातु की 2 प्लेटें लेते हैं, जिनको 2 विद्युत रोधी स्टैंडों में, पृथककृत 2 विद्युत रोधी स्टैंडों में लगा देते हैं। इस प्रकार से से 2 विद्युत रोधी स्टैंडों से इसे हम लगा देते हैं। इस प्रकार से हम इन 2 विद्युत रोधी स्टैंडों से, इन धातु की 2 प्लेटों को हम फ्रेंड्स लगा देते हैं। ये जो धातु की प्लेटें हैं आपस में बराबर होती। धातु की 2 प्लेटें आयताकार या वृत्ताकार, जो भी प्लेटें लेंगे वो एक ही प्रकार की, ये नहीं एक आयताकार एक वृत्ताकार, एक ही प्रकार की 2 प्लेटों को हम लेते हैं और जिनको आमने सामने कुछ दूरी पर रखते हैं। 2 विद्युत रोधी स्टैंड, ये विद्युत रोधी स्टैंड इसलिए लगाते हैं क्योंकि इनका जो चार्ज है, अभी हम इन्हें आवेशित करेंगे, ये जो चार्ज है ये अर्थ को ट्रांसफर ना हो पाए, इसलिए हम इन 2 विद्युत रोधी स्टैंडों का प्रयोग करते हैं।
इन दो प्लेटों को निर्वात या वायु या किसी अन्य मीडियम जैसे कांच, तेल, मोम इत्यादि, हम कोई भी इनके बीच मीडियम को ले सकते हैं। निर्वात या वायु किसी भी मीडियम में रख सकते हैं, इनके बीच निर्वात या वायु कुछ भी लेते हैं। और जब हम एक प्लेट को आवेशित करते हैं इस प्रकार से, मान लो हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, इसकी हमने चार्जिंग की, इसे हमने चार्ज किया, प्लस क्यू आवेश दिया इस प्रकार से, ऐसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्रेरण के कारण इसकी अपोजिट, इसके जो सामने वाली है, फ्रंट वाली जो प्लेट है, इस पर अपोजिट चार्ज आ जाता है। इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इस पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश। इस पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश। हमने इस पर प्लस क्यू आवेश दिया तो प्रेरण के कारण इस पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। और इस प्लेट की हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं इस तरीके से। ऐसे इसकी हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो इसकी फ्रेंड्स अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम फ्रेंड्स इस वाली प्लेट को चार्ज करते हैं, प्लस क्यू हमने आवेश दिया, तो इस वाली प्लेट का प्लस क्यू आवेश जो है इस प्लेट के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इस प्लेट के इस सिरे में, इस साइड में, इस सिरे में आकर इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो माइनस चार्ज है, इसके अंदर के जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को रिपल करेगा। तो ये प्लस चार्ज जो है इसके इस सिरे पे एकत्र हो जाएगा। माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। अब यदि हम इस प्लेट की अर्थिंग ना करें तो ये आवेशित नहीं हो पाएगी। ये आवेशित कहाँ, इसमें प्लस और माइनस तो आपस में अब भी हैं, प्लस और माइनस तो अब भी इसके अंदर हैं। और जब हम इस प्लेट की अर्थिंग कर देते हैं तो ये माइनस चार्ज इसके अंदर के प्लस चार्ज को रिपल करता है और ये कहाँ जाता है, पृथ्वी में समायुक्त हो जाता है। ये जो प्लस चार्ज है पृथ्वी को ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार इसमें इस प्लेट का जो प्लस और माइनस का जो संतुलन है अब वो खो चुका है, अर्थात इस पर केवल माइनस आवेश रह गया है। इस प्रकार हम इस अर्थिंग करके इस प्लेट पे माइनस अपोजिट चार्ज आ जाता है, इसकी हम इसलिए अर्थिंग करते हैं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का स्ट्रक्चर है। क्या करते हैं, इसमें दो हम प्लेटों को लेते हैं, समान प्रकार की आयताकार या वृत्ताकार जिस प्रकार की प्लेटें लेंगे, समान प्रकार की प्लेटें लेंगे और उनको एक दूसरे के सामने रखते हैं और दो विद्युत रोधी स्टैंडों पर उन्हें लगा देते हैं, विद्युत रोधी स्टैंडों पर लगा देते हैं। और जब एक प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, एक प्लेट को जब हम चार्ज करते हैं तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर अपोजिट चार्ज पहुंच जाता है, अपने आप अपोजिट चार्ज पहुंच जाता है और दूसरी प्लेट की हम अर्थिंग कर देते हैं। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यह समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी धारिता कितनी होती है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस समांतर प्लेट संधारित्र की यदि हम धारिता निकालें तो इसे जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। हम मान लेंगे इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम डी मान लेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने मान ली डी है और इन प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है वो कितना है, वी है। हमने माना इन प्लेटों के बीच की दूरी डी और इन प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, वी है। और इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई है, कितना है,
इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई है। कितना है वैद्युत क्षेत्र? ई है। ठीक है, हमने माना इन प्लेटों के बीच की दूरी d और इनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है v और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है। तो यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो V बराबर कितना हो जाएगा? वोल्टेज V बराबर E इंटू डी। ये हमने पढ़ रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध V बराबर E इंटू डी हमने रीड कर रखा है। V बराबर E इंटू डी, ये फार्मूला तो हम जानते हैं। ये कहाँ से आया था? चूँकि कार्य कितना होता है, कार्य बराबर विभव V बराबर W अपान क्यू नॉट। ये हमें पता है, V इज इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। कार्य की जगह पे क्या लिख सकते हैं? F इंटू डी, बल इंटू विस्थापन अपान क्यू नॉट। F अपान क्यू नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट होता है, तो V बराबर कितना आ जाता है? E इंटू डी। यहाँ से आता है V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो वही हमने लगाया है। यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो V बराबर E इंटू डी। अब प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे K भी लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे कोई अन्य परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, जैसे कांच, तेल, मोम इत्यादि है, तो यहाँ पे K लगा सकते हैं। अर्थात निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 होता है। तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। चूँकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कितना होता है? Q अपान A। यही तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A होता है, या भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे हम रख देंगे E इज इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K। यही तो आएगा। E की वैल्यू इतनी हमने निकाल ली। अब इस E का मान कहाँ रखेंगे? इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो विद्युत विभव V कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू E की जगह पे रख दें Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। ओके, ये इतना आ जाएगा। अब धारिता की परिभाषा से डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता की परिभाषा से C कितनी होती है? C धारिता Q अपान V। ये तो हमने पढ़ा, C इज इक्वल टू Q अपान V। इस V का मान यहाँ पे रखते हैं, रख देते हैं। रखो C इज इक्वल टू Q अपान V की जगह पे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। इस Q से ये Q कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट K ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपान डी। यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपान डी। निर्वात अथवा वायु के लिए हम K का मान 1 रख सकते हैं। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, ये आती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब ये फ्रेंड्स समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर कर रही है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक तो आप देख रहे हैं C प्रोपोर्शनल है A के, C प्रोपोर्शनल है A के, यानी धारिता, यदि किसी संधारित्र की हम धारिता बढ़ाना चाहें तो संधारित्र की धारिता इन प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल हम बढ़ा दें तो धारिता बढ़ जाएगी, यानी ये जो धारिता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अनुक्रमानुपाती है। दूसरा किस पर निर्भर करती है? C प्रोपोर्शनल है K के, C प्रोपोर्शनल है K के, यानी परावैद्युतांक के। जितना भी इन प्लेटों के मध्य जो हम परावैद्युतांक रख रहे हैं वो जितना ज़्यादा, उसका मान जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। होगी या नहीं होगी? तीसरा पॉइंट, C कन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के, व्युत्क्रमानुपाती है D के, यानी प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो जितनी कम होगी धारिता हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो जितना हम कम रखेंगे धारिता हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये जो धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इन तीन बातों पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल, परावैद्युतांक और प्लेटों के बीच की दूरी पर। इन तीन बातों पर निर्भर करती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब फ्रेंड्स यदि बात करें, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच यदि हम आंशिक रूप से कोई परावैद्युतांक भर दें, क्या भर दें? कोई परावैद्युतांक भर दें, तब धारिता क्या होगी? क्या कर दें इसमें कोई परावैद्युतांक भर दें आंशिक रूप से। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन partly filled with capacitance of parallel plate capacitance when partly filled with dielectric substance। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भर दें, कोई परावैद्युतांक भर दें, इसमें कोई परावैद्युतांक को हम रख देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसके बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक को भरते हैं। ये कोई आंशिक रूप से परावैद्युतांक को रख देते हैं। इस प्रकार से कितनी टी मोटाई का, हम फ्रेंड्स इस प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक के, टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक के रख देते हैं। ठीक है, टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक हमने इसके बीच रख दिया और हमने वही प्रोसेस है, हमने इसकी प्लेट इस वाली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया तो प्रेरण के कारण इस पर अपोजिट चार्ज आ गया और इसकी हमने अर्थिंग की है और सारा प्रोसेस सेम है।
इसकी केवल प्लेटों के बीच हमने कोई टी मोटाई तथा टी मोटाई का कोई परावैद्युतांक के रख दिया है। तो फ्रेंड्स, टी मोटाई का परावैद्युतांक रखा है, इसके अंदर टी मोटाई का परावैद्युतांक है, तो वह भाग जिसमें केवल वायु है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी हमारी प्लेटों के बीच की दूरी है d, और इसमें t निकाल दें तो वह स्थान जिसमें केवल फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस स्थान कितना है? d माइनस टी होगा। टी मोटाई का हमने कोई परावैद्युतांक रखा है, तो वह स्थान जिसमें केवल वायु है d माइनस टी, डी में से t तो घट जाएगा, d माइनस टी होगा। हमने माना इस परावैद्युतांक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और इस निर्वात या वायु जो इसमें खाली स्थान है, निर्वात या वायु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2 है। ठीक है, इस परावैद्युतांक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और निर्वात या वायु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने फ्रेंड्स E2 मान लिया है। ठीक है, तो इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत विभव V इक्वल टू कितना हो जाएगा? कुल वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2। इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इस परावैद्युतांक के कारण और इस फ्री स्पेस के कारण जो निर्वात अथवा वायु में है उसके कारण वैद्युत विभव अलग अलग होगा। ओके, अब इस V1 की जगह पे क्या रखते हैं? चूंकि हमें फार्मूला पता है V बराबर होता है E इंटू डी। कुल वैद्युत विभव हमने लिखा V इक्वल टू V1 प्लस V2। इस V1 की जगह पे क्या लिखेंगे? V इंटू डी से क्या लिखेंगे? हमने माना है इस परावैद्युतांक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E1 इंटू, फार्मूले में होता है D, तो इसकी मोटाई कितनी है? T, तो E1 इंटू T, यही तो हम लिखेंगे E1 और इंटू T। V इक्वल टू E इंटू डी से इस परावैद्युतांक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे E1 और इसकी जो चौड़ाई है वो T है, तो हमने E1 इंटू टी लिख दिया, प्लस V2 की जगह पे V2 इस फ्री स्पेस के कारण जो निर्वात अथवा वायु है उसके कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम E2। और बची ये निर्वात अथवा वायु, ये जो दूरी कितनी है इसको निकाल देने के बाद निर्वात अथवा वायु जो है वह दूरी है d माइनस टी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे d माइनस टी। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? d माइनस टी लिख देंगे। अब E1 का मान डालते हैं। E1 का मान कितना हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस परावैद्युतांक के कारण सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसका परावैद्युतांक भी तो लिखेंगे, इसका परावैद्युतांक है के इंटू टी प्लस E2 की जगह पे क्या लिखेंगे? E2 की जगह पे लिखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे के नहीं लिखेंगे क्योंकि तो निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है। और यहाँ पे लिख देंगे d माइनस टी सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट दोनों स्टेप में कॉमन है, तो सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट दोनों स्टेप से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा? टी अपान के प्लस डी माइनस टी, इतना तो बचा। अच्छा, इस सिग्मा का मान रखते हैं। सिग्मा कितना होता है? सिग्मा कितना होता है? चूँकि सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यही तो होता है। सिग्मा की जगह पे रख देते हैं V इक्वल टू, सिग्मा की जगह पे रखते हैं Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है? T बाई के
प्लस डी माइनस टी। ओके, अब धारिता की परिभाषा से C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। इस v का मान यहाँ पे हम रख देते हैं, तो q अपान v का मान रखते हैं q अपान, यहाँ पे दिख रहा है, रे कट हो रहा है। यहाँ आगे स्टेप में लिखते हैं q अपान v का मान ये पुट कर रहे हैं q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ये रख देते हैं। इस q से ये q कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो धारिता C कितनी आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपान, ऐसे लिख लें, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बोलो, ये तो धारिता आएगी, हमने लिख लिया डी माइनस टी प्लस टी अपान के, और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, तो धारिता C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये आ गई धारिता। जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से कोई परावैद्युतांक हम रखें तो धारिता हमारी ये निकली ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ओके, ठीक है। यह धारिता आ गई। अब यदि इसी से सारे फार्मूले हमारे निकल आएंगे, यदि हम कहें प्लेटों के बीच, इन प्लेटों के मध्य केवल वायु हो, तब इस सूत्र से फार्मूला का निकलेगा। यदि प्लेटों के मध्य केवल वायु हो, यदि प्लेटों के मध्य केवल वायु हो, तो निर्वात अथवा वायु के लिए k इज इक्वल टू 1। के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें हम k का मान 1 रखते हैं। धारिता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टी बाई के प्लस, ऐसे लिखते हैं, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। इसमें k बराबर 1 रख दे, तो धारिता कितनी आ जाएगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान 1। के की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1। तो टी के नीचे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हटा देते हैं। इस टी से यह टी कट गया, तो कितनी आ गई धारिता, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। यही तो निकली थी चालक प्लेट के कारण विद्युत, यही तो निकली थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट अपान के, यदि कोई परावैद्युतांक नहीं है, यदि परावैद्युतांक है तो यहाँ पे के लग गया था, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपान डी, यदि प्लेटों के बीच केवल वायु है। यदि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युतांक कोई रख दें पूरी एरिया में, यदि प्लेटों के मध्य संपूर्ण परावैद्युतांक हो, संपूर्ण परावैद्युतांक हो, तो क्या हो जाएगा, इस पूरी एरिया में यदि परावैद्युतांक भरा हो, तो इस टी का मान इस डी के मान के बराबर हो जाएगा। नहीं, ये टी
इस प्रकार से इस तरफ पूरा भरा है तो टी और डी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो टी कितना हो जाएगा, डी के बराबर। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हम क्या डाल दें, डी। इस फार्मूले को देखो तो धारिता कितनी आ जाएगी, C इक्वल टू टी की जगह पे हम डी डालते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी की जगह पे फिर रख देंगे डी प्लस डी अपान के। इस डी से ये डी फाइनल हो गई और ये के जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो C कितनी आ जाएगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। तो जब प्लेटों के बीच, वही तो है, जब प्लेटों के बीच संपूर्ण परावैद्युतांक कोई रखा हो, पूरे में परावैद्युतांक रखा हो, तो यहाँ पर हम के आ जाता है, क्या आ जाता है के। यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण रूप से परावैद्युतांक रखा हो तो क्या आ जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें, यदि इन प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 डॉट डॉट एंड सो ऑन परावैद्युतांक की प्लेटें, मोटाई की प्लेटें हों 3 पॉइंट, यदि प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 डॉट डॉट एंड सो ऑन मोटाई की प्लेटें, मोटाई के परावैद्युतांक लिखते हैं, मोटाई के परावैद्युत पदार्थ जिनके परावैद्युतांक क्रमशः क्या हों, परावैद्युतांक हों K1, K2, K3 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन हों, तो यदि प्लेटों के मध्य T1, T2, T3, यदि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ या प्लेटें कह लें, प्लेटें ही कह लें, इन दो प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 मोटाई के T1, T2, T3 मोटाई की प्लेटें रखी हों और उनके बीच परावैद्युतांक कितना हो, पदार्थ या प्लेटें हों जिनके परावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K3 हों, तब धारिता कितनी हो जाएगी। तो धारिता C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और माइनस टी की जगह पे रखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन प्लस T अपॉन के की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले के लिए T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, और इसको बंद कर देंगे। ये आ जाएगी धारिता। यदि इस दो प्लेटों के बीच T1, T2, T3 डॉट डॉट एंड सो ऑन मोटाई के प्लेटें रखी हों और उनके परावैद्युतांक क्रमशः K1, K2, K3 डॉट डॉट एंड सो ऑन हों, तो उसकी धारिता इतनी आती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक का धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक का
धारिता पर प्रभाव, डाइलेक्ट्रिक का धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने संधारित्र की दो प्लेटों के बीच विभिन्न प्रकार के परावैद्युतांक रखे, कांच, मोम, तेल इत्यादि प्रकार के परावैद्युतांक रखे, और उसके बाद उसकी जो धारिता में होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। क्या किया? इसके लिए उन्होंने दो संधारित्र लिए। क्या लिए? दो संधारित्र लिए। एक ये और दूसरा संधारित्र इधर लिया। इस प्रकार से दो संधारित्र लिए, और ये जो दो संधारित्र लिए, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर प्लस आवेश, और इसके अपोजिट इस पर माइनस आवेश। इसी प्रकार इस पर प्लस आवेश और इसके अपोजिट इस पर माइनस आवेश। ये जो दो संधारित्र लिए, इनमें बीच की दूरी, इन दोनों संधारित्रों में इनके बीच की दूरी और इनके क्षेत्रफल, इनकी जो प्लेटों के क्षेत्रफल, वे बिल्कुल आपस में बराबर नहीं थे, अलग अलग थे। लिया और इन प्लेटों को एक ही बैटरी से उन्होंने जोड़ा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे उन्होंने एक ही बैटरी से जोड़ा। प्लस और माइनस, ये क्या है? बैटरी। इन दोनों संधारित्रों को उन्होंने एक ही बैटरी से क्या किया? जोड़ दिया। इसमें से एक जो संधारित्र है, एक संधारित्र को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसके बीच एयर को रखा, वायु को रखा, और इस वाले में एनी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कुछ भी कर दिया। इसमें उन्होंने कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिया, कांच, तेल, मोम इत्यादि कुछ भी ले लिया, और इसमें साधारण ताप एंड दाब पर इसमें उन्होंने एयर भरी। ठीक है। और एक ही बैटरी से दोनों संधारित्रों को जोड़ा, और उसके बाद उन्होंने क्या देखा? यदि इस संधारित्र C1 और ये संधारित्र है C2, इस संधारित्र पर उत्पन्न आवेश Q1 हो और इस संधारित्र में उत्पन्न आवेश Q2 हो, तो उन्होंने प्रयोग के द्वारा पाया कि Q2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1। उन्होंने ये पाया कि Q2 इज इक्वल टू K टाइप्स ऑफ Q1, जहाँ K क्या है? ये K क्या है? K इस C2 संधारित्र के प्लेटों के बीच ये जो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। क्या है? C2 प्लेटों के मध्य रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है ये K। ये उन्होंने देखा, और एक ही बैटरी से उन्होंने जोड़ा, और इन संधारित्रों के बीच उत्पन्न विभव जो है वो V है। उत्पन्न विभव कितना है? प्लेटों के बीच उत्पन्न समान विभव कितना है? उत्पन्न लिख लेते हैं समान विभव। दोनों में उत्पन्न समान विभव V है। तो इस व्यू से दोनों पक्षों में उन्होंने भाग कर दिया। Q2/V इज इक्वल टू K Q1/V, इस तरह से उन्होंने भाग कर दिया। तो इस Q2/V को हम क्या लिख सकते हैं?
धारिता क्या होती है? धारिता आवेश अपान वोल्टेज, इसी के अनुपात को तो हम धारिता कहते हैं। तो इसको हमने C2 बोल दिया और इसको ये हो गई C1। तो देखा कि जो C2 इस दूसरे संधारित्र की धारिता इस C1 संधारित्र पहले वाले जो संधारित्र की धारिता की K गुनी है। कितनी है? K गुनी है। C2 इज इक्वल टू K C1, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं C मीडियम इज इक्वल टू K इंटू C एयर। C मीडियम इज इक्वल टू K इंटू C एयर। तो उन्होंने देखा ये जो माध्यम वाले संधारित्र की जो धारिता है, इसमें जो C2 की जो धारिता है वो C1 वाले संधारित्र की धारिता की K गुनी है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।